हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो भी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत ने उतारा कारगिल का कर्ज तो टेंशन में आ गया फलस्तीन। मोदी सरकार से लगा दी गुहार। बताएंगे क्या कहा दोस्तों फलस्तीन ने पीएम नरेंद्र मोदी से। तो वहीं पाकिस्तान की राह पर चला अमेरिका, हिंदू मंदिर का निर्माण रोकने के लिए बदल दिया नियम, पहले खुद ही दी थी मंजूरी। बताएंगे कितना बड़ा दोगलापन किया है अमेरिका ने। तो वहीं एनएसए अजीत डोभाल ने भारत की सीमाओं को लेकर सबसे बड़ा बयान दिया है दोस्तों। सारी की सारी जानकारी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां इजराइल को ना दे भारत हथियार। जी हां, भारत ने उतारा कारगिल का कर्ज, इजराइल को हथियार देकर तो टेंशन में आ गया फलस्तीन। कहने लगा मोदी सरकार से गुहार लगाते हुए कि इजराइल को ना दे भारत हथियार। बता दें, गाजा युद्ध के बीच भारत के इजराइल को विस्फोटक भेजने के खुलासे के बाद फलस्तीन टेंशन में आ गया है। फलस्तीन और भारत के बीच हमेशा से ही बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। भारत ने अलग फलस्तीन देश का भी खुलकर समर्थन किया है ताकि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की स्थापना हो सके। इस बीच फलस्तीन ने भारत से गुहार लगाई है कि वो इजराइल को हथियार निर्यात करने के फैसले पर फिर से विचार करे। फलस्तीन ने कहा है कि इस हथियारों का इस्तेमाल गाजा में फलस्तीनी लोगों की हत्या में किया जा सकता है। इससे पहले भारत ने 27 टन विस्फोटक इजराइल भेजा था, जिससे स्पेन ने अपने बंदरगाह पर रुकने की अनुमति देने से मना कर दिया था। स्पेन ने कहा था कि पश्चिम एशिया को शांति की आवश्यकता है, ना कि हथियार की। जी हाँ दोस्तों, फलस्तीन के विदेश राज्य मंत्री वारसेन अगाबेकियान ने रामल्ला में गुरुवार को फलस्तीन में भारतीय प्रतिनिधि रेणु यादव से कहा कि भारत इजराइल को हथियार देने के फैसले पर फिर से विचार करे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कारगिल का कर्ज भारत ने इजराइल को हथियार देकर उतारने की कोशिश की और उतार भी दिया, लेकिन अब ये बात फलस्तीन को नहीं पची, जो भारत से अब गुहार लगाने की कोशिश कर रहा है कि अब इजराइल को हथियार ना दे भारत। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान की राह पर चला अमेरिका, हिंदू मंदिर का निर्माण रोकने के लिए बदल दिया नियम, पहले खुद ही दी थी इसकी मंजूरी। जी हाँ, बता दें, भारत समेत दुनिया भर को धार्मिक स्वतंत्रता पर ज्ञान देने के मामले में अमेरिका सबसे आगे रहता है, लेकिन अपने देश में अल्पसंख्यकों के मामले में वो खुद पाकिस्तान की राह पर है। जी हाँ, जैसे पाकिस्तान इस्लामाबाद में प्राचीन हिंदू मंदिर का निर्माण होने नहीं दे रहा है, ठीक उसी तरह अमेरिका के लॉस वेगास स्थित हेंडरसन शहर का हिंदू समुदाय अपना मंदिर बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। शहर प्रशासन ने मंदिर के निर्माण के लिए अनुमति दी थी, जिसके बाद निर्माण शुरू हो गया, लेकिन 1 साल के भीतर ही सिटी काउंसिल ने इसको वापस ले लिया। शहर में रहने वाले हिंदुओं ने भेदभाव का आरोप लगाया है। आनंद उत्सव नाम के इस हिंदू मंदिर को हेंडरसन के ग्रामीण इलाके में 5 एकड़ के भूखंड पर बनाया जाना है, लेकिन 2022 में स्थानीय निवासियों के विरोध का बहाना लेकर सिटी काउंसिल ने इसकी मंजूरी पर रोक लगा दी। अमेरिकन हिंदू एसोसिएशन के संस्थापकों में एक सतीश भटनागर ने फॉक्स 5 न्यूज पोर्टल को बताया कि हेंडरसन हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण जगह है। भटनागर और बाबा अनल ने यह जमीन $4 लाख से कुछ ज्यादा में खरीदी थी। तो वहीं बता दें, पाकिस्तानी ने उगला जहर, कहा हिंदू मंदिर बनाने से नाराज हुआ अल्लाह काफिर, हिंदुओं के साथ रोटी भी नहीं खाऊंगा। जी हाँ, इतना बड़ा बयान दिया है दोस्तों। बता दें, पाकिस्तान के नेता लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, और तो और पाकिस्तान की जनता भी भारत को लेकर तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढा करती है। भारत और हिंदुओं को लेकर अपनी नफरत का प्रदर्शन पाकिस्तानी अपने बयानों में कर देते हैं। हद तो दोस्तों तब हो गई जब पाकिस्तानियों ने दुबई में पिछले महीने आई बारिश के लिए भी हिंदू और भारत का कनेक्शन ढूंढ लिया। दुबई में बीते अप्रैल में जमकर बारिश हुई थी, जिसके बाद शहर में बाढ़ आ गई थी। दुनिया भर के मौसम विज्ञानी इस घटना को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि पाकिस्तानियों ने इसका कनेक्शन भारत से जोड़ दिया। पाकिस्तानियों का कहना है कि यूएई में हिंदू मंदिर को बनाने की मंजूरी दी थी, इसीलिए उनके ऊपर अल्लाह ने बारिश के रूप में कहर बरपाया। जी हाँ, पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने संयुक्त अरब अमीरात में आई बारिश को लेकर जब अपने मुल्क के लोगों से बात की तो उनके अंदर भारत और हिंदुओं को लेकर भरा जहर बाहर आ गया। इस पर दोस्तों आपका राय, आपकी जवाब तो बनता है। इस पाकिस्तानी को आप क्या जवाब देना चाहेंगे जो वाकई में भारत के साथ साथ यूएई की सरकार को भी भड़काने की कोशिश कर रही है? तो वहीं बता दें, बीएसएफ के कार्यक्रम में बोले एनएसए अजीत डोभाल जी, कहा अगर भारत की सीमाएं अधिक सुरक्षित होती तो और तेजी से विकास भारत का होता। जी हाँ, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 21वां अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम रुस्तम जी मेमोरियल में हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारत की सीमाएं अधिक सुरक्षित और परिभाषित होती तो भारत बहुत तेजी
से प्रगति कर रहा होता। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की शक्ति में भारी वृद्धि हुई है। कार्यक्रम में NSA अजीत डोभाल जी ने कहा कि हमारी सीमाएं निकट भविष्य में उतनी सुरक्षित नहीं होंगी जितनी तेज हमें आर्थिक विकास के लिए चाहिए। इसीलिए BSF पर यह जिम्मेदारी बहुत अधिक हो गई है कि वे 24 घंटे सतर्क रहें। उन्हें देश की सुरक्षा के लिए और अधिक चौकन्ना होना होगा। किसी भी देश के लिए सीमाएं महत्वपूर्ण है, ये हमारी संप्रभुता को परिभाषित करती है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, आज जो हमारे भारत देश के बॉर्डर थोड़े बहुत भी सुरक्षित हैं, वो किन की वजह से कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, भारत नहीं अब चीन बुझा रहा मालदीव की प्यास। तिब्बत से फिर पहुंचाया 1500 टन पानी ड्रैगन की गोद में मुइजू। दरअसल चीन के गुलाम मोहम्मद मुइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद अब मालदीव की प्यास बीजिंग बुझा रहा है। चीन ने मालदीव को 1500 टन पानी की ताजा खेप फिर भेज दी, जिसे कब्जे वाले तिब्बत के ग्लेशियर से पहुंचाया गया है। पानी का यह शिपमेंट माले में चीनी राजदूत वांग लिक्जिन ने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर को सौंपा। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने इसकी जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा है कि शिजांग स्वायत्त शासित क्षेत्र यानी तिब्बत का चीनी नाम शिजांग है, जिसके लोगों से 1500 टन मिनरल वाटर के लिए आभारी हूँ। इसके पहले चीन ने मार्च में 1500 टन पानी की खेप भेजी थी। मालदीव के विदेश मंत्री ने बताया कि इस खेप से पानी की कमी से जूझ रहे द्वीप को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में मदद करेगी। चीन की राजदूत वांग लिक्जिन ने जमीर के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि शिजांग स्वायत्त क्षेत्र से दान किए गए 5100 मीटर ऊंचे ग्लेशियरों का प्रीमियम पानी पहाड़ों और समुद्र से होते हुए माले में पहुंचते हुए देखकर बहुत खुशी हुई है। ये चीन और मालदीव के लोगों की गहरी दोस्ती और तिब्बत के लोगों की महान उपलब्धि को दर्शाता है, ये कहना है मालदीव के विदेश मंत्री का। यानी कि फिर एक बार चीन की गोद में जाकर बैठ गया है मुइजू। तो वहीं आपको बता दें, मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश रखना है, ना कि अमेरिका को। जी हाँ, रूसी तेल खरीदने पर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बाइडेन को सबसे बड़ा और करारा जवाब। बता दें, रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत और पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही निशाने पर रहे हैं और भारत ने हमेशा कहा है कि रूसी तेल खरीद कर वो किसी भी पश्चिमी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं कर रहा है और भारत को हक है कि वो किसी भी देश के साथ कारोबार करे। लेकिन अब पहली बार रशिया से तेल खरीदने को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के साथ एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया है कि कैसे उन्होंने 2014 में पहली बार कुर्सी संभालने के बाद देश की 1 दशक पुरानी विदेश नीतियों को एक मजबूत नीति में बदल दिया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भारत नई दिल्ली के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को जोखिम में डालकर रशिया से कच्चा तेल कैसे खरीद रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने 140 करोड़ भारतीयों के प्रति जवाब दे हूं। अगर मुझे किसी को खुश करना है तो मैं अपने भारत के 140 करोड़ देशवासियों को खुश करूंगा, ना कि अमेरिका को। अगर आप भी मानते हैं मोदी जी ने बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया है तो लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा आप लोग। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान की विदेश नीति इतिहास में पहली बार हुई फेल। भारत से लेकर ईरान तक से रिश्ते हुए पाकिस्तान के खराब विशेषज्ञों ने शहबाज को जमकर फटकारा। बता दें, भारत की नफरत में पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को बनाया आज वही उसके गले की हड्डी बन गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के उसके सभी पड़ोसियों से संबंध खराब है। पाकिस्तान के वैसे तो 3 पड़ोसी हैं, लेकिन पीओके पर कब्जे से उसकी सीमा चीन से लगती है, जिससे उसके 4 पड़ोसी हो जाते हैं। भारत से तनाव तो पाकिस्तान के बनने के बाद से ही है, लेकिन इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संबंध किसी भी पड़ोसी से अच्छे नहीं कहे जा सकते। संघर्ष और टकराव पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती है। इसको लेकर हाल ही में सीनेट रक्षा समिति के अध्यक्ष मुशाहिद हुसैन ने द ट्रिब्यून एक्सप्रेस में एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने सभी पड़ोसियों के साथ खराब रिश्तों का जिक्र किया और सुधारने के तरीके बताए। इसके अलावा कहा कि रणनीतिक स्पष्टता की कमी और आंतरिक कलह और अंतहीन राजनीतिक अस्थिरता के साथ 2017-24 के दौरान पिछले 7 वर्षों में पाकिस्तान को 7 प्रधानमंत्री मिल चुके हैं। पड़ोसी देशों को लेकर आखिर पाकिस्तान की क्या रूपरेखा होगी। भारत के अफगानिस्तान और ईरान से बढ़ते संबंधों को लेकर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि वो रणनीतिक पहुंच विकसित करने में पाकिस्तान से आगे निकल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान को रास आया योगी का बुलडोजर मॉडल। ऐसी जगह चलवा दी जेसीबी, छाती पीट पीट कर रोने लगे इमरान खान। जी हाँ, लाहौर जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के मुख्यालय पर बुलडोजर चला है। पाकिस्तान की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुरुवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के केंद्रीय सचिवालय को सील करते हुए इसका एक हिस्सा तोड़ दिया है। इस दौरान पार्टी नेता आमिर मुगल को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार अवैध निर्माण के चलते पीटीआई कार्यालय पर बुलडोजर चलाया गया है। तो वहीं बता दें, भारत नेपाल सीमा पर 424 सुरक्षा समितियां हुई चौकस। सुरक्षा के लिए
लिए किए गए कड़े प्रबंध। जी हां, उत्तर प्रदेश के बस्ती परिक्षेत्र में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सिद्धार्थनगर जिले में नेपाल सीमा पर ऑपरेशन कवच के तहत 424 सुरक्षा समितियां निगरानी कर रही हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए लोकसभा क्षेत्र बस्ती, डुमरियागंज तथा सिद्धार्थनगर में तैयारी पूरी कर ली गई है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कवच के तहत सिद्धार्थनगर में नेपाल बॉर्डर से 10 किलोमीटर अंदर आने वाले 424 गाँव में ग्राम सुरक्षा समिति का भी निगरानी कर रही है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, दुनिया के सामने दुश्मनी का दम भर रहा कनाडा फिर भारत में क्यों बहा रहा पानी की तरह पैसा। दरअसल कनाडा एक तरफ नीतियों में बदलाव कर भारत को झटके पर झटके दे रहा है और दूसरी तरफ भारत में बड़े बड़े निवेश कर रहा है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच कनाडा ने भारत में कई करोड़ों रुपयों का निवेश किया है। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट ने देश के 2 प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन से भी ज्यादा की रकम दी है। तो वहीं पिछले वित्त वर्ष में 2 और प्रोजेक्ट्स में 400 मिलियन से भी ज्यादा के निवेश का वादा किया था दोस्तों। तो वहीं ऐसा क्या हुआ कि चीन को तालिबान के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। पाकिस्तान से जुड़ा है मामला। जी हां, चीन पाकिस्तान में CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। इसमें चीन के ही इंजीनियर लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनके पर आंतरिक हमले किए जा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए चीन कई बार पाकिस्तान से कह चुका है कि वो चीनी इंजीनियरों को सुरक्षा दे, लेकिन पाकिस्तान इसमें फेल साबित हो रहा है। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के आतंकियों को रोकने के लिए चीन ने तालिबान से गुहार लगाई है। चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन ने तालिबान से गुहार लगाई है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को चीनी नागरिकों पर हमले करने से रोके। चीन ने तालिबान को लालच भी दिया है कि अगर वो TTP को रोकता है तो अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक हाल में ही अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर आतंकी हमले हुए। पाकिस्तानी सेना ने TTP के ठिकानों पर हवाई हमले किए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है। इसके बाद चीनी राजनयिकों ने तालिबान से गुहार लगाई है। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान TTP आतंकियों को पाल रहा है। चीनी राजनयिकों ने पाकिस्तान से कहा है कि आप तालिबानी TTP पर लगाम नहीं लगा रहे, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। ये पीठ में छुरा घोंपने के जैसा है। तो वहीं बता दें, हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, सुक्खू पर PM मोदी का बड़ा हमला। कहा कांग्रेस ने यहां भर्ती आयोग पर ताला लगा दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर हिमाचल प्रदेश के युवाओं को 1 लाख नौकरियां देने के अपने वादे को पूरा न करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी की तालाबाज सरकार ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग पर ताला लगा दिया है। शिमला लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सुरेश कश्यप के समर्थन में सिरमौर जिले के नाहन में एक विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी घोर सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी हैं। तो वहीं बता दें, मैं उनके सैनिकों के बदले पाकिस्तान से करतारपुर साहिब ले लेता। जी हां, पंजाब में PM मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला। दरअसल लोकसभा चुनाव का भी तो 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। ऐसे में PM मोदी गुरुवार को पंजाब के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पटियाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। PM मोदी जी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि अगर वो 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय देश के PM होते तो पाकिस्तानी सैनिकों की रिहाई के बदले में करतारपुर साहिब को पाकिस्तान से वापस ले लेते। PM मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया, और बंटवारा भी ऐसा किया कि हमें दूरबीन से करतारपुर साहिब के दर्शन करने पड़ते थे। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा जवान सरेंडर कर चुके थे। हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहिब लेकर रहता, उसके बाद ही जवानों को छोड़ता। जी हाँ, मोदी जी ने आगे कहा कि वे वोट के लिए नहीं बल्कि दबे कुचले लोगों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लेकर आए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य अपने वोट बैंक को खुश करना है। मोदी विभाजन से पीड़ित दलित और सिख भाई बहनों को CAA कानून के तहत भारतीय नागरिकता दे रहे हैं। ये लोग इंडिया गठबंधन CAA का विरोध करते हैं, इसके नाम पर दंगे कराते हैं। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से कौन होगा इस बार लोकसभा चुनाव की विजयी पार्टी? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, और कौन होगा अगला प्रधानमंत्री बताना मत भूलिएगा। तो वहीं ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आप खबर थोड़ी भी अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।